नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया राजधानी रायपुर पहुंचे। वो बीजेपी के बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्री रामविचार नेताम, लखनलाल देवांगन और विधायक नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजट पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिला है। तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आया है। गरीबों को सहायता देने वाले, एमएसएमई को बढ़ावा देने वाला और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला यह बजट रहा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उद्बोधन और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में शासन की योजनाओं पर प्रेजेंटेशन होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री साय की बैठक में छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं और चुनौतियों और विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल अधोसंरचना जैसी जरूरी विषयों पर अपनी विचार साझा करेंगे। इसके अलावा वे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक और राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दिल्ली में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं, उनकी अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक है। तो नीति आयोग का बैठक अटेंड करने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव भी है, जिसमें सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे। उसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, श्री अरुण साहू जी और श्री विजय शर्मा जी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच रहे हैं और नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री क्या कुछ मुद्दे उठा सकते हैं? मनोज, हम आपको बताते हैं कि मंत्री विष्णुदेव साय नीति आयोग की बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है, छत्तीसगढ़ ही नहीं तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल उसमें शामिल हैं। ऐसे में विष्णुदेव साय का वहाँ पहुँचना एक छत्तीसगढ़ की बड़ी बात मानी जा सकती है। और विष्णुदेव साय वहाँ बैठक में 2 बजे अपना संबोधन करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर 2047 को लेकर करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर संबोधन बात करेंगे और युवाओं के लिए और रोजगार युवा कौशल जो एक योजना है उनकी जो है, इसके लिए भी संदर्भ में वो आपको अवगत कराएंगे। सारी प्रमुख बात यही है छत्तीसगढ़ के विकास की बातें जो वहाँ पर संभावित है कि विष्णुदेव साय केंद्र के लोगों को अवगत कराएंगे। मनोज, नीति आयोग की बैठक में देखिए, अब जाहिर सी बात है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिम्मेदार लोग आ रहे हैं और अपने अपने राज्य की भलाई के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो अपना अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। सवाल यह कि छत्तीसगढ़ की जो इस वक्त मूलभूत समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है जिस पर मुख्यमंत्री अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और राज्य की भलाई के लिए कदम उठा सकते हैं? जी शिवम, हम आपको बता दें जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार छत्तीसगढ़ की विकास की बात जो है बीजेपी करती ही आई है। ऐसे में तमाम नई योजनाओं को यहाँ पर लाया गया है। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ विकास की बातें लगातार विष्णुदेव साय द्वारा की जा रही है। ऐसे में जो उनका नीति आयोग की बैठक में आज संबोधन है वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। वो छत्तीसगढ़ की विकास को, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने, छत्तीसगढ़ 2047 में छत्तीसगढ़ कैसे विकसित करेगा, इस संदर्भ में उनका संबोधन होना है। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जो आज की बैठक है उसमें जो छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है और युवा बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करेंगे, डेवलपमेंट
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ये तमाम मुद्दों पर वो ध्यानांतरित केंद्र को करेंगे और अपनी बातें रखेंगे, जिससे जो है छत्तीसगढ़ का विकास संभव हो सके। साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे कि योजनाओं का कितना पहल हो रहा है, जमीनी स्तर पर उसका कितना लाभ लोगों को मिलता है। सब तमाम बातों को लेकर आज विष्णुदेव साय अपनी बात रखेंगे नीति आयोग की बैठक में। मनोज, जिस तरह से देखिए छत्तीसगढ़ की बाकी राज्यों की तुलना में देखा जाए तो अपनी एक अलग समस्याएं हैं और गंभीर समस्याएं हैं। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से विकास परियोजनाएं हैं जो जमीन स्तर पर पहुंची तो राज्य की बेहतरी तो होगी ही होगी। बाकी केंद्र और मुख्यमंत्री यानी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का एक सामंजस्य बनकर चलेगा। तो सवाल यह कि इस वक्त छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर मुख्यमंत्री ज्यादा सेंटर करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे और उनका जो मतलब ध्यान है वो उन्हीं परियोजनाओं पर होगा कि अगर ये चीज हमारे राज्य को मिल जाए तो राज्य बेहतरी की तरफ जा सकता है। जी जी शिवम, बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो एक नक्सलवाद है। नक्सलवाद के साथ साथ युवाओं को रोजगार की बात, युवाओं के रोजगार की जहाँ तक बात करें छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की बात है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज होती है युवाओं को रोजगार मिलना। जो छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं और ये भी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में विष्णुदेव साय खुद आदिवासी समाज से आते हैं और वो चाहते हैं कि आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में विकास हो। इस संदर्भ में वो लगातार जो है केंद्र से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का कैसे विकास संभव हो सके। इस सब के तहत जो विकास की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो है युवाओं को रोजगार की है। रोजगार को लेकर हुआ आज अपने 2 बजे उनका उद्घाटन होना है नीति आयोग की बैठक में। वो निश्चित रूप से बात रखेंगे और कौशल विकास के बारे में भी बात करेंगे कि लोगों को कौशल विकास के जरिए उनको रोजगार उपलब्ध हो सकता है वो सकते। इसलिए जरूरी है कि ऐसे में छत्तीसगढ़ का विकास संभव हो सके। तमाम बातों को लेकर आज विष्णुदेव साय अपनी बात रखेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को अपना अवगत कराएंगे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर। की मनोज, एक सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे? इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास मनोज? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें शिवम कि भाई यहाँ से देर रात रवाना हुए हैं और रवाना होने से पहले वो मीडिया से चर्चा के दौरान कहे हैं कि वहाँ नीति आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्रियों का दोनों बीसी सीएम साहब और विजय शर्मा भी शामिल होंगे। तो लगातार वही सब नेताओं का जो दौरा केंद्र में लग रहा है तो इसकी जरूरत से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की विकास को लेकर लगातार प्रयास। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के अग्निवीरों को सरकार विशेष आरक्षण देने जा रही है। सेना में सेवा के बाद इन जवानों को राज्य सरकार के अलग अलग फोर्स में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को उनकी सेवा के पश्चात हमारी सरकार उन्हें पुलिस, आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी के पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। और हमारे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस, आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। वहीं महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट और बलवा के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा घेराव के दौरान महापौर का वीडियो भाजपा ने सोशल मीडिया पर जारी किया था और महापौर पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में सिविल लाइन थाने में धारा 121(1) BNS
और 132 बीएनएस, 191(2), बीएनएस 221 और बीएनएस की धारा 296 के तहत एजाज ढेबर पर मामला दर्ज किया गया है। तो मेयर के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एजाज ढेबर ने विधानसभा घेराव के दौरान बदसलूकी की थी और तो मनोज शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी शिवम, आपको बता दूं शिवम की दिनांक 24 जुलाई को कांग्रेस ने एक धरना प्रदर्शन किया था कानून व्यवस्था, प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर और साथ ही साथ कई तमाम मुद्दों को लेकर, बिजली कटौती को लेकर, बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर, साथ में जो है मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों का कई ढंग से इलाज नहीं होने को, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार जो है कांग्रेस जो है अपना धरना प्रदर्शन की थी। साथ में विधानसभा घेराव की भी बात की थी, जो विधानसभा का घेराव वहाँ विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाई और उसी के समय ये वारदात हुई थी। तो महापौर एजाज ढेबर जो राजस्थान से मेयर है एजाज ढेबर, उनकी हाथापाई हो गई थी और पुलिसकर्मियों से अधिक गलौज की भी बातें सामने निकल कर आई थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा था। इसी बात को लेकर एजाज ढेबर के ऊपर जो है सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है कि वो सरकारी कार्य में बाधा डालने कैसे और तमाम गैर जमानती धाराओं में सब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अब मेयर एजाज ढेबर के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मनोज, जिस तरह से एजाज ढेबर पुलिस के साथ तस्वीरों में दिख रहा है साफ साफ कि जिस तरीके से वो हाथापाई कर रहे हैं, पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से और क्या इस मामले में गिरफ्तारी हुई है या हो सकती है एजाज ढेबर की? ये आपको बता दूं कि जो घटना घटी थी उसके बाद ये पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया था कि एक कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी अपने आप को गांधी विचारधारा की पार्टी बताती है। तो ऐसे में एजाज ढेबर का इस प्रकार का जो वीडियो वायरल हुआ था कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं मुसीबत खड़ी करने वाला वीडियो जो है ये जारी हुआ था, जिससे सोशल मीडिया पर काफी तेजी से भाजपा द्वारा ये वीडियो फैलाया गया था। और इसी रूप से कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये धरना प्रदर्शन जितना मतलब होना चाहिए था अब उतना अच्छा नहीं माना जा सकता है और जो इनके ऊपर धाराएं लगी है वो गैर कानूनी धाराएं हैं, जिसके लिए निश्चित रूप से महापौर के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो सकती है। मनोज, जिस तरीके से एजाज ढेबर का ये तस्वीर हम देख रहे हैं, देखिए विपक्ष अपनी बात रख सकता है और विधानसभा का घेराव करना और इस तरीके से बदसलूकी करना, ये क्या एक अच्छा संदेश नहीं जाता है एक अच्छे और स्वस्थ राज्य के लिए? बिल्कुल जीवन देखने वाली बात होगी कि महापौर का पद जो है नजर ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के समापन के साथ विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समापन भाषण में कहा, 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठक हुई जिसमें सारगर्भित चर्चा हुई, यानी कि विस्तार पूर्वक चर्चा। नए सदस्यों ने दिखा दिया कि विधानसभा भी ऐसे ही जीवंत रहेगा। उन्होंने अजय चंद्राकर को सबसे सजग सदस्य बताते हुए कहा, चंद्राकर 1 घंटे पहले आते हैं और 1 घंटे बाद जाते हैं, उनसे नए सदस्यों को सीखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, पहली बार जो मंत्री बने हैं उनको मैं बधाई देता हूं और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने काफी प्रभावित किया है। सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ नए सदस्यों जैसे सुशांत शुक्ला, भावना बोहरा, अनुज शर्मा, हर्षिता, राघवेंद्र सिंह ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। सभी ने सदन की लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखा। रमन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के कार्यों की भी सराहना की। अच्छा रहा, 5 दिन पूरे समय चर्चा हुई। रात को 9-9 बजे तक बैठकर चर्चा हुआ और चूंकि छोटा सत्र था और इस सत्र में काम काफी महत्वपूर्ण हुए और पहले इस विधानसभा के माध्यम से
प्रस्ताव पारित करके माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, बधाई दिया छत्तीसगढ़ की ओर से कि देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके एक 60 साल के बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा तो वहीं विपक्ष ने प्रदेश में मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारी से लगातार हो रही मौतों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि लोगों को दवाइयां, मच्छरदानी, अस्पतालों में बिस्तर न होने से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मलेरिया से प्रदेश में 15 मौतें हुई, जबकि डायरिया से एक भी मौत नहीं हुई। मच्छरदानी का वितरण जारी है। प्रदेश में 35,71,000 लोगों को मलेरिया की जांच की गई है, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं। संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग की ओर ध्यान नहीं दिया तो आज ऐसी ध्यान दिया होता बेसिकली तो आज ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती। मैं आप सब लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं कि आपको कहीं भी ऐसी स्थिति लगती है कि दवाइयां मलेरिया और डायरिया की नहीं है, कहीं भी हमारी टीम नहीं है, कहीं भी अगर जांच नहीं हो रहा है, तो आप लोग मुझे व्यक्तिगत भी और अपने चैनल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आप लोग अवगत करा सकते हैं। क्योंकि ये सामाजिक विषय है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए मैंने विपक्ष से भी आज आह्वान किया है कि आप लोग भी बताइए, जहां भी इस प्रकार के केसेस हैं उसको मिलकर हम संयुक्त रूप से काम करेंगे। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उस समय मलेरिया का प्रकोप चरम पर था और प्रति 1000 व्यक्ति में 58 लोग संक्रमित होते थे। अब धीरे धीरे वो आंकड़ा घटकर 18-20 के आसपास पहुंच चुका है और इसी गति से जो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का जो सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बजट को लेकर सचिन पायलट को लेकर बयान का पलटवार किया है। सचिन पायलट के बयान का छत्तीसगढ़ को बजट में कुछ नहीं मिला है, उन्होंने ये कहा था। और इसके आरोप में बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हर राज्य को टैक्स का 42% पैसा पूरे देश को मिलता है। छत्तीसगढ़ को रेलवे मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 50,000 शहरी आवास मिल रहे हैं, ग्रामीण सड़क योजना बन रही है। इसके साथ ही सांसद अग्रवाल ने कहा कि सचिन जी सांसद रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि केंद्र के बजट में हर राज्यों को कुछ न कुछ मिलता है। विपक्ष द्वारा नीति आयोग के नाम बदलने को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नीति आयोग पूरे देश के राज्यों की समीक्षा कर राज्यों को विकास के कौन कौन से काम हो सकते हैं, किनको प्राथमिकता देनी चाहिए, इस पर फैसला करता है और विपक्ष सपोर्ट नहीं सिर्फ विरोध करता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की विधानसभा से अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर देश के सभी पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं उनकी कार्यप्रणाली को देखने का, सीखने का अवसर मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो एनडीए की सरकार है उसका जो बजट आया है वो अपने आप में पूरे देश को विकसित करने वाला बजट, आगे बढ़ाने वाला बजट, तरक्की करने वाला बजट, युवा, महिला, किसान और गरीब उनके जीवन में खुशहाली लाने वाला बजट है। और संभवतः सोमवार को उस बजट के ऊपर में तो वहीं कांकेर के भंडारीपारा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है ये खबर है, जहां पिछले 3 सालों से भवन जर्जर हालात में पड़ा हुआ है। छत और दीवारें फट रहे हैं, लोहे के रॉड निकल रहे हैं उसमें से। बरसात के दिनों में यहां बैठकर पढ़ाई लिखाई करना ये तो बहुत दूर की बात है, यहां प्रवेश करना ही बड़ा दूभर है। ऐसे हालात में भविष्य बनाने बैठे बच्चे यहां कैसे पढ़ रहे हैं, ये जानने वाली बात। वहां बैठे पुजारी अपनी आंखें बंद कर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक स्टाफ का कहना है कि हम पिछले 3 सालों से अधिकारी को इसकी सूचना दे रहे हैं और अधिकारी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वहीं बलौदाबाजार जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के विकास खंड सिमगा का दरचोरा का बांध में जल भराव ज्यादा होने के कारण एक हिस्सा टूट गया, जिसमें गणेशपुर, विश्रामपुर में पानी भर गया और हजारों एकड़ फसल खराब हो गई। गांव में पानी घुसते ही प्रभावित लगभग 50 घरों के लोगों को
कम्युनिटी हॉल और स्कूलों में रखा गया। जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी और जिला आपदा टीम पहुंच गई। विस्थापित परिवारों को प्रशासन की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन हर मिनट की लगातार जानकारी ले रहा है। बांध फूटने की जांच के आदेश भी दे दिए गए। तो जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को तैनात कर दिया है क्योंकि बारिश का कहर लगातार बना हुआ है। लगातार बारिश से फसलों को भी नुकसान है, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं। तो वहीं मनेंद्रगढ़ पानी की टंकी में बच्चा डूब गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया बच्चे को। और रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए बनाई गई थी टंकी। हर साल के 7 साल के शुभम की मौत हुई है। 7 साल का बच्चा। रेलवे विभाग के ठेकेदार की लापरवाही इस मौत का कारण बताया जा रहा है। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। और 7 साल का बच्चा है जो पानी की टंकी में डूबने से उसकी मौत हो गई। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए ये टंकी बनाई गई थी और 7 साल के शुभम नाम के बच्चे की मौत हुई है। रेलवे विभाग के ठेकेदार की लापरवाही इस मौत का कारण मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।